बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान का जो दौरा पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, आखिर ये जो आपका मैसिव विज़िट है, इसका क्या वजह है? किस चीज़ ने आपको फोर्स किया कि आप विज़िट करें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया? आइए इसको समझते हैं और हमारा मेन फोकस रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और टर्की के, इनको समझते हैं इस लेक्चर में। अर्दगान ने तीनों कंट्रीज़ के लीडर्स को सेम गाड़ियाँ, कार, इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट किए। पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया के लीडर को भी वही कार। तो कहीं ना कहीं ये कार डिप्लोमेसी भी इसको हम कर सकते हैं। पाकिस्तान में अर्दगान को वार्मली वेलकम किया गया। पाकिस्तान के सदर और वजीर आज़म ने आपको वेलकम किया और किस तरह सजाया गया इस्लामाबाद की सड़कों को पाकिस्तान और टर्की के फ्लैग्स के ज़रिए। पाकिस्तान टर्की साइन मल्टीपल अग्रीमेंट्स टू बूस्ट बायलैटरल रिलेशंस। वेल, 2 दिन का आपका दौरा 12 से 13 फरवरी 2025 और काफ़ी इंपॉर्टेंट विजिट है पाकिस्तान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये दौरा है जो आप पाकिस्तान आए। देखें, हमारा पाकिस्तान है ये और यहाँ से टर्की है। वेस्टर्न साउथ वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट टर्की, साउथ एशिया में पाकिस्तान है। और फिर आप यहाँ भी आए, ये मलेशिया के 2 पार्ट्स हैं, ये मलेशिया हो गया, फिर यहाँ पर ये है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान के विजिट्स किए हैं टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान ने। यहाँ पर ये बात याद रखना कि 7th आप यहाँ आए पाकिस्तान में ख़ास तौर पे टू अटेंड द 7th सेशन ऑफ पाकिस्तान टर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल, HLSC का 7th सेशन था। उसको अटेंड करने के लिए आप ने पाकिस्तान का दौरा किया। रिमेंबर, HLSCC वाज मेड इन 2009। ये मेन फ्रेम है, वो बॉडी है जो मेंटेन करता है पाक टर्किश के रिलेशंस को। दैट इज पाकिस्तान टर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल। ओवरऑल यहां पर ना कोई 24 अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। 24 अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। पाकिस्तान और टर्की का जो बायलैटरल ट्रेड था पहले, वो 1.4 बिलियन इन 2024, जस्ट 1.4 बिलियन डॉलर्स बायलैटरल ट्रेड। ये बहुत कम है। अब इसको स्ट्रांग करेंगे, बूस्ट करेंगे। कितना? यहां पर 5 बिलियन ये लाजमी होना चाहिए एनुअली। 5 बिलियन बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। और उसके अलावा यहां पर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा पाकिस्तान के अंदर, जो कि प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, अगर जो टर्किश फिल्म्स हैं वो आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो हमारे लिए बहुत बहुत लाजमी है ये। और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, न सिर्फ इकोनॉमी को लेकर, चाहे यहां पर जो है एनर्जी सेक्टर को लेकर भी, डिफेंस को लेकर भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, फील्ड्स हैं, उन पर बातचीत की गई और अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ट्रेड, मैंने कहा ट्रेड को स्ट्रांग करेंगे, बूस्ट करेंगे, दैट शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है जी। उसके अलावा डिफेंस को लेकर भी, टर्किश चाहे वो नेवी है या जो ड्रोन्स हैं टर्की के, पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो डिफेंस को लेकर भी, बिजनेस ट्रेड को लेकर भी, एनर्जी सेक्टर को लेकर भी हर लिहाज से अग्रीमेंट साइन किए गए हैं और इसको लाजमी आप अप्रिशिएट करें। याद कीजिएगा, जब 2019 में अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया कश्मीर से। तो 3 कंट्रीज ने स्ट्रांगली कंडेम किया था। यूनाइटेड नेशंस में
जब सितंबर महीने में यूएनजी का इजलास हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन तीनों कंट्रीज ने। कौन से कंट्रीज ने? टर्की ने, मलेशिया और चाइना ने। इन तीनों कंट्रीज ने कैटेगरिकली जो हैं यूएन में यह कहा कि इंडिया इज वायोलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन द ऑक्युपाइड कश्मीर एंड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल शुड एड्रेस दैट प्रॉब्लम, दैट डिस्प्यूट्स। तो उनमें एक टर्की भी था। टर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, चाहे डिप्लोमेटिकली लिहाज से भी या पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिफेंस को लेकर भी। पाकिस्तान, अच्छा, टर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान कश्मीर को लेकर, कश्मीर काज को लेकर, जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है। सिंस 1947 इट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय इंडिया इलीगली। टर्की ने हमेशा सपोर्ट किया पाकिस्तान को कश्मीर इशू को लेकर। सिमिलरली पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया टर्की को सिप्रस इशू को लेकर। सैप्रस, नॉर्दर्न सैप्रस, टर्की वांट्स इट टू बी अ सॉवरेन कंट्री। सिप्रस जो है एक्चुअली यहां पर मिडिल ईस्ट में इसको हम काउंट करते हैं, वेस्ट एशिया है। ये स्मॉल आइलैंड है सिप्रस ये वाला। और यहां पर टर्की और ग्रीस का काफी जो है वो इशू चल रहा है। ये डिमांड है तुर्की का, जो नॉर्दर्न सिप्रस है वो अलग मुल्क होना चाहिए या जो है वो मेरा हिस्सा होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया है टर्की को ऑन द इशू ऑफ सिप्रस। उसके अगर पाक तुर्क स्कूल मिलेंगे आपको पाकिस्तान के अंदर, और ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। डिफरेंट सिटीज में ब्रांचेस हैं पाक तुर्क स्कूल के, जो कि अच्छी बात है, टू प्रमोट एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज। उसके अलावा लाहौर के अंदर आगाज किया गया था मेट्रो बस सर्विस का। वो आए थे इस्तांबुल से, टर्की से। इंडीड टर्की ने पाकिस्तान को दिए थे, पैसे भी लिए थे, लाजमी सी बात है, लेकिन सपोर्ट किया था थ्रू मेट्रो बस सर्विस लाहौर के अंदर, फिर मुल्तान में, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर। और मैं हैरान हूँ, कराची जो यतीम एक शहर है पाकिस्तान का, जो पूरा पाकिस्तान चल रहा है कराची को लेकर, न उस कराची में कोई मेट्रो बस सर्विस है, न वहाँ पर मेट्रो ट्रेन है, कुछ भी नहीं है। वेल, टर्की ने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान को। उसके अलावा लाहौर के अंदर, लाहौर में ये फेमस है चौके इस्तांबुल, यानी कि इस्तांबुल स्क्वायर भी इसको आप कह सकते हैं, ये लाहौर में भी है। इट प्रमोट्स कल्चर, ब्रदरली क्लोजनेस रिलेशंस। उसके बाद क्या है, टर्की और पाकिस्तान मेंबर्स ऑफ द ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दोनों मेंबर्स हैं। इट वाज एक्चुअली पहले यहां पे था RCD, पहले क्या था, यहां था पहले रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, RCD, मेड इन 1964 and dissolved in 1979. RCD was made by Pakistan, Iran and Turkey. जब ईरान में इनकलाब आ गया 79 के अंदर, तो ये खत्म हो गया। और फिर दोबारा क्या बनाया गया, 1985 को दोबारा बनाया गया ECO, अगेन बाय पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। फिर 1992 में यहां पर 7 कंट्रीज और आ गए। वो 7 कंट्रीज कौन से आ गए हैं, ये 5 कार्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स 5 आ गए, और अफगानिस्तान और अजरबैजान भी आ गए, तो ये 10 हो गए। तो ECO के पहले 3 मेंबर्स थे, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, और अब यहां पर 10 मेंबर्स हैं, 10 हैं। तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो ECO के लीडिंग मेंबर्स हैं यहां पर। उसके बाद क्या है हमारे पास यहां पर, यह D8 डेवलपिंग एड कहलाता है। D8 मींस डेवलपिंग 8 कंट्रीज, और ये 8 के 8 मुस्लिम कंट्रीज हैं, और यहां भी दोनों कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं D8 के अंदर। D8 में कौन से कंट्रीज हैं जो 8 मुस्लिम कंट्रीज हैं D8 के अंदर,
मैंने पहले भी कहा था नुस्खे ना बनाएं, जरा मैप को समझें। साउथ एशिया से दो कंट्रीज हैं, यहां पर हमारा पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान, और यहां पर हमारा दोस्त भाई बांग्लादेश, दो हैं फ्रॉम साउथ एशिया। फिर ये इंडोनेशिया और मलेशिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। फिर ये ईरान और टर्की फ्रॉम मिडल ईस्ट, और ये इजिप्ट और नाइजीरिया फ्रॉम अफ्रीका। तो यहां पर 8 कंट्रीज हैं, D8 कहलाते हैं, दोनों इसके मेंबर्स हैं, और काफी इस पर भी यहां पर डिस्कशन किया गया है। फिर हमारे पास यहां पर है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, 57 कंट्रीज हैं इसके अंदर। ना रिमेंबर, यहां भी दोनों कंट्रीज जो हैं लीडिंग फिगर्स हैं OIC के। 27 कंट्रीज एशिया से, 27 कंट्रीज OIC के, अफ्रीका से एक अल्बानिया है, यूरोप से, और 2 हैं फ्रॉम साउथ अमेरिका, सुरीनेम और गयाना। तो ये हो जाते हैं 57 OIC मेंबर्स, और ये दोनों कंट्रीज जो हैं लीडिंग, मैंने कहा, मेंबर्स हैं OIC को लेकर। टर्की काफी स्ट्रांग है माशी लिहाज से वैसे भी, और पाकिस्तान के पास एटम बम भी है, लेकिन हम गरीब वैसे हैं, हमारी इकनॉमी काफ़ी कमज़ोर है, वीक है, तो सिर्फ बम भी काफ़ी नहीं है ना। आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके पास एजुकेशन हो, जो आपकी पॉपुलेशन है दैट शुड बी हेल्दी एंड प्रॉपरली एजुकेटेड। तो सिर्फ बम काफ़ी नहीं है, हमारे पास बाकी भी चीज़ें हमें होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगर हमारी रेस्पेक्ट दुनिया में है, सल्यूट टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर मोहम्मद मुनीर एंड अब्दुल कदीर खान। अच्छा जी, हमारे पास फिर यहां पर क्या है, मैंने कहा कि ये जो दौरे शुरू किए हैं, मैसिव विजिट्स अर्दगान का, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, रिमेंबर मुस्लिम दुनिया के अंदर 57 जो मैंने कहा कंट्रीज हैं, यहां पर आपको कोई 5-6 कंट्रीज बहुत ही स्ट्रांग या एक्टिव मिलेंगे। कौन से? टर्की बहुत ही स्ट्रांग है, मुस्लिम दुनिया का आजकल मोस्ट पावरफुल कंट्री इज टर्की। इनफैक्ट सोचेंगे आप, उसके पास तो एटम बम नहीं है। भाई पावर को लेकर सिर्फ बम नहीं है, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी, लीडरशिप, इनका बहुत बड़ा रोल है। बहरहाल टर्की है, यहां पर इजिप्ट है, ये सऊदी अरेबिया है, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, फिर ये जो हैं इंडोनेशिया और जो ये मलेशिया है, ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं ये कंट्रीज। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर मैंने कहा ना कि जो दौरे किए हैं, विजिट्स किए हैं अर्दगान ने, चाहे वो दौरा है आपका इंडोनेशिया का, मलेशिया का, पाकिस्तान का, इसका वजह क्या है? एक तो गजा को लेकर जो कुछ वहां पे हो रहा है, गजा के अंदर वहाँ बर्बादी, तबाही, जो जुल्म किया है इजराइल ने, उसके अलावा बाकी भी डेवलपमेंट्स हुए हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए, शाम है, यमन है, ईरान को लेकर भी इश्यूज हैं। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है इस शख्स का दोबारा पावर में आ जाना, ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पावर में आ गया, और ट्रंप काफ़ी क्लोज है इसके साथ, नेतन्याहू के साथ। तो इजराइल किस तरह काउंटर किया जाए इनको, हाउ टू फेस डोनाल्ड ट्रंप। ये 4 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे मिडल ईस्ट के अंदर। तो अर्दगान चाहते हैं कि पाकिस्तान है या इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये वो कंट्रीज़ हैं, थोड़ा हमें क्लोज होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें लाजमी करना चाहिए टू फेस द वेस्टर्न माइट्स। चाहे वो फिर वो जो हैं अमेरिका और उसके एलीज, इनको हम किस तरह फेस कर लें। हालांकि खुद भी नेटो का मेंबर है, टर्की इज आल्सो नेटो मेंबर, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। हम बहुत सुनते रहते हैं कि अर्दगान जो हैं आलम इस्लाम के लीडर हैं मुस्लिम उम्मा के अंदर। अगर आजकल कोई लीडर है तो वो टर्की का तैयब अर्दगान है, हम कहते रहते हैं। मेरे ख्याल में जितने भी आजकल मुस्लिम उम्मा के अंदर लीडर्स हैं, उनमें से बेहतर ये शख्स है,
उनमें से बेहतर, थोड़ा एक्टिव वो है अर्दगान। लेकिन ये कहना कि आलम इस्लाम का वो लीडर जो पहले कभी नहीं था या मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ इसने किया, ये बात भी गलत है। अर्दगान को हम मानते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ को लेकर, ओआईसी को लेकर काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन जो काम इसको करने चाहिए थे इसने नहीं किए हैं। क्या हुआ गज़ा को लेकर? गज़ा को तबाह किया इजराइल ने ना, तो कुछ एक्शन लिया गया? नो अगेंस्ट इजराइल, कोई भी एक्शन नहीं लिया टर्की ने अगेंस्ट इजराइल, कुछ नहीं हुआ, जस्ट बातें किए गए और क्या किया गया। उसके अलावा शाम के अंदर याद रखना, शाम को तबाह किया टर्की ने भी, सीरिया जो शाम है इंडीड। अब यहां पर शाम के अंदर जो कुर्द हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लिया टर्की ने, ये टर्की है, फिर यहां पर सीरिया आ जाएगा यहां पर, तो इनको बहुत नुकसान पहुंचाया अर्दगान ने, बहुत ज्यादा। हजारों लाखों लोग मारे गए हैं, उनमें बड़ा रोल है अर्दगान का इसके अंदर भी। तो अर्दगान को जो कुछ करना चाहिए था मुस्लिम दुनिया के लिए, उसने अभी तक वो काम नहीं किया। हाँ, एक होप है, एक उम्मीद है, कर सकता है ये शख्स, यानी कि न सऊदी अरेबिया जो किंगडम्स हैं, मोनार्कीज़ हैं यूएई सऊदी के अंदर, बस यही शख्स है, कुछ ना कुछ बिलीफ है कि हो सकता है कि अर्दगान कुछ कर सकता है, कुछ करेगा, अदरवाइज जिसको कुछ करना चाहिए था उसने नहीं किया। वह लेट्स होप कि पाकिस्तान है, टर्की है, मलेशिया, इंडोनेशिया है, ये कुछ बेहतर स्टेप्स लें मुस्लिम दुनिया के लिए, फ़लस्तीन के लिए, और फेस करें इजराइल को और अमेरिका को, चाहे डिप्लोमेटिकली चाहे किसी भी तरीके से। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।